हेलो नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम हमारी चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, 3 दिन से, उसके कुछ अलग कारण थे। आपसे हम कंटिन्यू करेंगे। आज की इस क्लास में हम यूनिट 3 पे चर्चा करने वाले हैं। यूनिट 3 के आगे के टॉपिक पे ही चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा। चर्चा को चालू करने के पहले जिन लोगों को नोट्स चाहिए हैं वह मुझसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यह नोट्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। यह नोट्स ई बुक के फॉर्मेट में भी उपलब्ध हैं। उसके लिए आपको जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, और हार्ड कॉपी फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। उसके लिए आपको इस दिए गए नंबर पर संपर्क करना होगा। ठीक है, चलिए हम क्लास की चर्चा को चालू करेंगे। जिन लोगों का प्रश्न रहता है टेस्ट सीरीज कब आएगी, टेस्ट सीरीज लगभग मार्च के माह में हम चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं आज की इस चर्चा को। इसमें आज जैसा कि हमने बात करी, परिनियम पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है? परिनियम की चर्चा करनी है। देखो, परिनियमों की जो एक सूची है, उन सब में अलग अलग उद्देश्य से उनको बनाया गया है। उन उद्देश्यों के अंदर बहुत सारी बातें की गई हैं, है ना। उन्हीं उद्देश्यों की हमको आज के यहाँ पे चर्चा करनी है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले आता है परिनियम क्रमांक 2, है ना। सबसे पहले क्या आता है? जो महत्व महत्व के परिनियम है हमारे, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा परिनियम क्रमांक 2। एक मिनट। हम्म परिनियम क्रमांक 2 में क्या नाम है? कुलपति की शक्तियां। परिनियम क्रमांक 2 किस लिए बनाया गया है? कुलपति की शक्तियों के निर्धारण के लिए बनाया गया है। कुलपति की शक्तियां कहाँ दी हुई हैं? धारा 15 में दी हुई हैं। ठीक है, आप कौन से धारा 15 की बात कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी एक्ट जो 1973 हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसके धारा 15 में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? कुलपति की शक्तियां मिलेंगी। एक, कुलपति की शक्तियों को विस्तृत कहाँ बताया गया है? परिनियम क्रमांक 2 में बताया गया है। क्या क्या कुलपति की शक्तियां होती हैं? पहला आता है, कुलपति के दायित्व अधिकार होता है कि वह समितियों क्या करे? गठन करे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटीज, है ना, कि द कुलपति या कुलगुरु में कंस्टिट्यूट सच कमिटीज एज ही डीम्स नेसेसरी टू हेल्प हिम और हर इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज entrusted with him or her by or under the अधिनियम, है ना। तो जो यूनिवर्सिटी का कानून है, 1973 का कानून है ना, उस यूनिवर्सिटी के अधिनियम के कानून के दायरे में रहते हुए वह कुछ ऐसी समितियों का गठन करेगा, है ना। वह कुछ कुछ ऐसी समितियों का गठन करेगा जो वह समय समय पे क्या समझे? आवश्यक समझे। ठीक है, तो कुलपति ऐसी समितियों का गठन कर सकता है जिन्हें वह अधिनियम द्वारा या उसके तहत, उसे दिए गए कर्तव्यों के तहत क्या करे? वो उचित समझे। ठीक है, तो वो समितियों का गठन करेगा। पहला। दूसरा क्या है? पावर उसकी सैंक्शनिंग ऑफ द अलाउंसेस, है ना। कुलपति विश्वविद्यालय किसी भी कर्मचारी को सौंपे किसी विशेष कर्तव्य, उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्यों के लिए भत्ता स्वीकृत करते हैं, जो कुलपति की राय में ऐसे भुगतान के योग्य होता है। भाई, किसी कर्मचारी ने क्या किया? बेहतर परफॉर्म किया। किसी कर्मचारी ने क्या किया? अच्छा काम किया है ना। तो उसके लिए उसको क्या देना है? प्रोत्साहन देना है। प्रोत्साहन किसके रूप में जाएगा? अलाउंस के रूप में जाता है। प्रोत्साहन किसके रूप में जाएगा? अलाउंस के रूप में जाएगा, भत्ते के रूप में जाएगा। तो भत्ता देने का अधिकार किसका है? कुलपति का। भत्ता देने का अधिकार किसका है? कुलपति का। तो कुलपति भत्ता भी दे सकता है। ये बात कहाँ लिखी हुई? परिनियम क्रमांक 2, कुलपति की शक्तियों के तहत। ठीक है, कुछ यहाँ पे क्या प्रतिबंध है, प्रोविजोज है, क्या है कि बशर्ते कि ऐसा भत्ता, है ना, ये जो वो है प्रतिबंध है, किसके संबंध में है? भत्ता देने के संबंध में है। क्या है कहता है इसमें पॉइंट कि बशर्ते कि ऐसा भत्ता ऐसे कर्मचारी के मूल वेतन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब यदि कर्मचारी की सैलरी 100 रुपया है ना, यदि कर्मचारी की सैलरी 100 रुपया है, तो उसको 10 रुपए से अधिक, है ना, उसको 10 रुपए से अधिक क्या है? भत्ता नहीं दिया जाएगा। विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी ऊपर बताए गए वित्तीय लाभों के अलावा किसी अन्य वित्तीय लाभ का हकदार नहीं होगा। विश्वविद्यालय कर्मचारियों को 2 ही प्रकार के वित्तीय लाभ मिलते हैं। एक जो मानदेय है, मानदेय बोले तो सैलरी हो गई, और दूसरा भत्ता, है ना। दूसरा क्या मिल सकता है? भत्ता। भत्ता कितना मिलेगा? मानदेय का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। भत्ता कौन देगा? तो भत्ता देने का अधिकार कुलपति के पास है। यह बात हमने ऊपर डिस्कस करी। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा परिनियम क्रमांक 2 था। अब आता है परिनियम क्रमांक 4। परिनियम क्रमांक 4 में क्या दिया हुआ? छात्र कल्याण अधिष्ठाता, है ना। जो डीएसडब्ल्यू के बारे में हमने चर्चा की हुई थी वहां पर कानून में धारा 17 के तहत, तो उसी डीएसडब्ल्यू के बारे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? उसकी सेवा शर्तें, उसकी शक्तियां, उसके कर्तव्य, 3 चीजों की बात की गई है परिनियम क्रमांक 4 में। परिनियम क्रमांक 4 में डीएसडब्ल्यू की चर्चा की गई है। डीएसडब्ल्यू की चर्चा के तहत 3 बातें की गई हैं। 3 बातें कौन कौन सी हैं? तो उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी, है ना, सर्विस कंडीशंस, उसकी शक्तियां क्या होंगी, और उसके ड्यूटीज क्या होंगी, कर्तव्य क्या होंगे, उसके ड्यूटीज क्या होंगी, कर्तव्य क्या होंगे। ठीक है, ये कहाँ से रिलेटेड है? धारा 17 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले सेवा शर्तों में आते हैं। सेवा शर्तों के तहत कार्यकाल बताया गया, नियुक्ति बताई गई। तो छात्र कल्याण अधिष्ठाता की नियुक्ति
3 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। मतलब कार्यकाल कितना होगा, 3 साल का होगा, लेकिन रीअपॉइंट हो सकता है। लेकिन क्या हो सकता है, रीअपॉइंट हो सकता है। दैट मीन्स है ना, दैट मीन्स कि वह यदि रीअपॉइंट हुआ तो 6 साल तक बैठ सकता है। यदि वह रीअपॉइंट हुआ तो 6 साल तक बैठ सकता है। बट इन जनरल सामान्य तौर पे कार्यकाल कितना होता है, 3 साल का ही कार्यकाल होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज जोड़ दी गई क्या, कि इस तथ्य के बावजूद कि उनके 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, वह अधिवर्षिता रिटायरमेंट की आयु पूरी करने पर पद छोड़ देंगे। ओबियस सी बात है भाई, है ना। देखो सिंपल सी बात है कि हमने कह दिया है ना, हमने कह दिया कि रिटायरमेंट की आयु क्या है, 65 वर्ष। उदाहरण के लिए बात करें, ठीक है, रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष है और कार्यकाल 5 साल का हो सकता है। अब मान लो उदाहरण के लिए क्या हुआ, कोई व्यक्ति का कार्यकाल 5 साल पूरा नहीं हुआ, कोई व्यक्ति का कार्यकाल 5 साल पूरा नहीं हुआ, अभी भी 3 साल बचे हुए हैं, 2 साल बचे हुए उदाहरण के लिए, लेकिन उसकी आयु तो 65 साल की पूरी हो गई ना। तो जिस दिन उसकी आयु 65 साल पूरी होगी उस दिन ही उसका क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि वो 5 साल तक बैठा रहेगा, काहे कि भाई 5 साल पूरे नहीं हुए, नहीं, आपकी 65 वाली उम्र पूरी हो गई, रिटायरमेंट वाली आप एज में पहुंच गए हैं। ये बात यहाँ पे जोड़ दी गई। ठीक है, साथ ही इसमें क्या पॉइंट जोड़ दिया गया, इस तथ्य के बावजूद कि उनका उनका 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, कार्य परिषद कुलपति की रिपोर्ट पर छात्र कल्याण अधिष्ठाता की नियुक्ति को समाप्त कर सकती है। अब वापस से क्या इनको 3 वर्ष के पहले हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। क्या इनको 3 वर्ष के कार्यकाल के पहले हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटा सकते हैं। ठीक है, कैसे हटाएंगे, तो कार्य परिषद कुलपति की रिपोर्ट पर, है ना, कुलपति ये क्या करेंगे, एक रिपोर्ट सौंपेंगे। किसको रिपोर्ट सौंपी जाएगी, है ना, गवर्निंग काउंसिल को, सॉरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, किसको, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा अधिष्ठाता को हटाया जा सकता है। क्यों, हटाने के कारण क्या होगा कि यदि वह संतुष्ट है कि उनका आगे बने रहना उस उद्देश्य के लिए हानिकारक होगा। मतलब छात्र कल्याण कल्याण अधिष्ठाता के जिस पद पर थे वो, है ना, छात्र कल्याण अधिष्ठाता के जिस पद पर वो व्यक्ति बैठा हुआ था, अब उसके उस पद पर बने रहने से क्या हो रहा है, प्रशासन को, विश्वविद्यालय को, छात्रों को नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। ठीक है, संतुष्ट है कि आगे बने रहना उस उद्देश्य के लिए हानिकारक। उद्देश्य क्या था, छात्रों का कल्याण। यदि वही नहीं हो पा रहा तो आपको हटा जाएगा। ठीक है, जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है या विश्वविद्यालय के हितों के लिए हानिकारक होगा, उनका बने रहना विश्वविद्यालय के लिए हानिकारक हो रहा है, तो उनको हटाया जाएगा। ठीक है, तो ये परिनियम क्रमांक 4 में सेवा शर्तों के संबंध में बातें थी। उसी में सेवा शर्तों में कार्यकाल आदि को बाद दूसरा पॉइंट आता है सेवा शर्तों का, पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी की योग्यता होगी, कि जहां छात्र कल्याण अधिष्ठाता एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी है ना, वह यूनिवर्सिटी का क्या है, एक परमानेंट या फुल टाइम क्या है, सैलरीड एम्प्लॉय है ना, परमानेंट या फुल टाइम सैलरीड ऑफिसर है, एम्प्लॉय है। ठीक है, वो क्या क्या काम करेगा, एक कि पाठ्येतर गतिविधियों के मार्गदर्शन का अनुभव और छात्रों की समस्याओं की समझ रखते हो, है ना भाई। व्यक्ति कैसा होना चाहिए, तो वह व्यक्ति, है ना, जो व्यक्ति छात्र कल्याण अधिष्ठाता है, डीएसडब्ल्यू है, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की समझ होनी चाहिए। भाई पढ़ाई की समझ तो लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर इनको रहेगी ना, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी तो जीवन में बहुत कुछ है, तो उस सब की समझ किसको होनी चाहिए, डीएसडब्ल्यू को होनी चाहिए। एक दूसरा, एसोसिएट प्रोफेसर के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे, ड्रॉ अ सैलरी इन द पे स्केल ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, डीएसडब्ल्यू को सैलरी कितनी मिलेगी, ये 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 कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसका सामान्य सा फॉर्मूला क्या है, कि जो एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, तो एसोसिएट प्रोफेसर को जो सैलरी मिलती है वही सैलरी क्या है, डीएसडब्ल्यू को दी जाएगी। मतलब डीएसडब्ल्यू इज इक्विवेलेंट टू द एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, इस तरीके से भी आप उसको समझ सकते हैं। ठीक, अब आता है विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के, कि यदि छात्र कल्याण अधिष्ठाता की नियुक्ति विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से की जाती है तो अपने मूल पद पर धारणा अधिकार बनाए रखेंगे और उन सभी लाभों को के पात्र होंगे जो छात्र कल्याण अधिष्ठाता के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले उन्हें अन्यथा प्राप्त होते थे। मतलब समझो कि कई बार क्या होता है, डीएसडब्ल्यू एक प्रोफेसर को, लेक्चरर को, रीडर को ही बना दिया जाता है। एक डीएसडब्ल्यू किसको बना दिया जाता है, पहले से ही वहां पे कार्यरत किसी प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि को बना दिया जाता है। उस परिस्थिति में होगा क्या, उस परिस्थिति में वह अपने मूल पद, है ना, मतलब डीएसडब्ल्यू बन गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो मूल पद था, पढ़ाने वाला, शिक्षक का, टीचर का, है ना, वो जो पद था, मूल पद पर धारणा अधिकार, आपके जो अधिकार थे वो आप बनाए रखेंगे और उन सभी लाभों के पात्र होंगे जो छात्र कल्याण अधिष्ठाता के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले उन्हें अन्यथा प्राप्त होते। ठीक है, कि भाई उस पद पर, डीएसडब्ल्यू के पद पे आने के पहले आपको एज अ टीचर जो जो अधिकार, जो जो
मानदेय, जो जो धारण अधिकार प्राप्त थे वो सब क्या है, एज इट इज बने रहेंगे। यह बात यहाँ पे डीएसडब्ल्यू के अधिकारों को लेकर के कही गई है, ठीक है। वो डीएसडब्ल्यू जो टीचर से डीएसडब्ल्यू बना है, ठीक है। फिर आता है कुछ अन्य लाभ की छात्र कल्याण अधिष्ठाता अवकाश, अवकाश वेतन, भत्ते, भविष्य निधि, चिकित्सा अन्य लाभों के हकदार होंगे, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया जाता है। भाई जैसा कि सामान्य कर्मचारियों के लिए ये सब चीजें प्राप्त होती हैं, वैसे ही ये सभी चीजें एक डीएसडब्ल्यू को भी प्राप्त होंगी। भाई उसको क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी, उसको क्यों वो नहीं मिलेगा, पेड लीव नहीं मिलेगी, भाई उसको भत्ते क्यों, अलाउंस क्यों नहीं मिलेंगे, है ना, उसको ग्रेच्युटी क्यों नहीं मिलेगी, आदि आदि चीजें, तो वह सब उसको भी प्राप्त होंगे, जैसा कि एक सामान्य कर्मचारी को, विश्वविद्यालय कर्मचारी को प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर आता है कि कुछ शर्तें हैं कि अपॉइंटमेंट्स प्रायर टू द स्टैट्यूट, है ना, कि लागू होने से पूर्व की नियुक्तियां, कि इस परिनियम के प्रावधान के बावजूद, कौन सा परिनियम, तो परिनियम क्रमांक 4, ठीक है। तो इस परिनियम के प्रावधान के बावजूद इस परिनियम के लागू होने की तिथि से पहले नियुक्त एक पूर्णकालिक वेतनभोगी छात्र कल्याण अधिष्ठाता अपनी नियुक्ति के नियमों शर्तों के अधीन पद पर बने रहेंगे, ठीक है। कि इस परिनियम मतलब परिनियम क्रमांक 4 के लागू होने के पहले भी तो डीएसडब्ल्यू किसी डीएसडब्ल्यू विश्वविद्यालय में रहा होगा, ठीक है। ये बात क्या की जा रही है कि परिनियम क्रमांक 4 के लागू होने के पहले भी तो हर विश्वविद्यालय में एक डीएसडब्ल्यू रहा होगा, ठीक है। तो यहां बात वही कही जा रही है कि यदि वो पहले से था तो वह अपने पद पर बना रहेगा, अपनी नियमों शर्तों के अधीन। अपनी नियमों शर्तों के अधीन का मतलब कि यदि उसका कार्यकाल पुरानी व्यवस्था के हिसाब से 5 साल था तो वह 5 साल क्या करेगा, सर्व करेगा, सेवा देगा। उसके बाद नए परिनियम के हिसाब से क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। ये बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट क्या जोड़ दिया गया कि ऐसे अधिष्ठाता अधिवर्षता की आयु पूरी करने के बाद सेवा में नहीं बने रहेंगे। अरे सीधी सी बात है ना कि भाई यदि आपका क्या हो गया है, एज ऑफ सुपरनेचुरेशन आ गया है। एज ऑफ सुपरनेचुरेशन का मतलब एज ऑफ रिटायरमेंट, है ना। एज ऑफ सुपरनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, एज ऑफ रिटायरमेंट, है ना, कि भाई आपकी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, 62 साल 65 साल, यही तो है, ठीक है। तो यदि आपकी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, देन आप उस पद पर बने नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो, अब डीएसडब्ल्यू की शक्तियां भी इसी परिनियम में बताई गई हैं, वो क्या है, तो छात्र कल्याण अधिष्ठाता विश्वविद्यालय के छात्र संघ के सलाहकार, सह कोषाध्यक्ष और विश्वविद्यालय में सूचना ब्यूरो और रोजगार ब्यूरो के प्रमुख होंगे। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या कि जो डीएसडब्ल्यू होता है, वह डीएसडब्ल्यू तो होता ही है, छात्र कल्याण अधिष्ठाता के तौर पे तो काम करता ही है, लेकिन वह 2-3 और चीजों क्या करता है, लीड करता है, उनका हेड होता है, उनका प्रमुख होता है। एक क्या होता है, वो सलाहकार सह कोषाध्यक्ष होता है, किसका, छात्र संघ का, किसका, छात्र संघ का वो वह क्या होता है, सलाहकार कम कोषाध्यक्ष। भाई सलाह भी देगा और कोष भी संभालेगा, धन भी संभालेगा, किसका, छात्र संघ का। दूसरा, जो विश्वविद्यालय का इंफॉर्मेशन ब्यूरो होगा उसका प्रमुख होगा ये, और विश्वविद्यालय का जो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो होगा, रोजगार ब्यूरो होगा, उसका भी क्या होगा, प्रमुख होगा, ठीक है। तो 3 चीज हो गई, 3 चीजों का प्रमुख हो गए, एक कि एडवाइजर कम ट्रेजरर हो गया, सलाहकार सह कोषाध्यक्ष, दूसरा इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तीसरा एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का हेड हो गया, ठीक है। बाकी डीएसडब्ल्यू था ही। इसके अलावा यदि कार्य परिषद, शैक्षणिक परिषद या सभा ऐसा चाहती है तो छात्र कल्याण अधिष्ठाता संबंधित प्राधिकरण की किसी भी बैठक में उपस्थित होंगे जब उसमें छात्र कल्याण से संबंधित मामले विचार के लिए आते हैं ना, कि यदि कार्य परिषद जो हमारी वो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और शैक्षणिक परिषद जो हमारी एकेडमिक काउंसिल है, और कोर्ट चाहती है कि छात्र कल्याण अधिष्ठाता, है ना, किसी मामले में किसी मामले की यदि कोई बैठक हो रही है तो उसमें उपस्थित हो, तो फिर वो उसमें उपस्थित होगा। किस उद्देश्य से, छात्र कल्याण के उद्देश्य से, छात्र कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसको वहां पे बुलाया जाता है, ठीक है। उस मामले में विचार रखने के लिए उसको बुलाया जाता है, तो ये नॉर्मल सी बात है। तीसरा, कुलपति के नियंत्रण के अधीन छात्र कल्याण अधिष्ठाता ये काम करेगा, क्या, है ना, कुलपति के नियंत्रण के दायरे में रहते हुए छात्र कल्याण अधिष्ठाता क्या करेगा, छात्रों के लिए उपयुक्त आवास सुविधाएं सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगा, है ना, कि भाई उनके लिए एकोमोडेशन की सुविधा करना छात्रों के लिए, ये कुलपति के अधीन रह करके ये काम करेगा, ठीक है। स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेगा, लेकिन काम क्या है, छात्रों के लिए एकोमोडेशन, हॉस्टल, रेसिडेंस, इसकी सुविधा करना। दूसरा,
कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के रोजगार की व्यवस्था करना। हमने ऊपर पढ़ा कि वो क्या था, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का चीफ था। क्या था वो? एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का चीफ था। तो भाई एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की जब चीफ होते काम भी करना पड़ेगा। तीसरा, छात्रों के कल्याण के संबंध में छात्रों के अभिभावकों के साथ सम्मान करना। ठीक है, वो होते हैं ना पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वैसी वाली कहानी है कि आपका छात्र कैसा है, परफॉर्म कैसा कर रहा है, कॉलेज आता है नहीं आता, बंक मारता है, जो भी चल रहा है ना, क्या है, जो भी चल रहा है उस सब के बारे में क्या करना है, यहाँ पर बात करना, वो यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। एक तीसरा, चौथा कि छात्रों के लिए यात्रा सुविधाएं प्राप्त करना, है ना, कि जो छात्र आ रहे हैं दूर दूर के क्षेत्रों से, जगहों से, उनके लिए क्या करना, ट्रेवल अकोमोडेशन उपलब्ध करवाना, ट्रेवलिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, इसके अलावा आता है छात्रों को छात्रवृत्ति आदि के संबंध में जानकारी देकर के सहायता करना, है ना, कि जो छात्र हैं उनको कई बार छात्रवृत्ति, फेलोशिप आदि के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे क्या करना, चर्चा करना या बात करना या उनको असिस्ट करना। इसके अलावा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो समय समय पे कौन तय करेगा, कुलपति के अनुमोदन से कुल सचिव द्वारा उन्हें सौंपे जा सकते हैं। अल्टीमेटली किसको रिपोर्ट कर रहा है, कुलपति को रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, किसको रिपोर्ट कर रहा है, कुलपति को रिपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे ध्यान रखना है कि समय समय पे कुलपति क्या करेगा, कुछ कार्य बता सकता है कुल सचिव के माध्यम से, तो वह कार्य भी इसको क्या है, करने होंगे। ठीक है, तो ये पूरा परिनियम क्रमांक 4 डीएसडब्ल्यू के सभी चीजों से रिलेटेड था, उसके सेवा शर्तें, उसके शक्तियां, उसके कर्तव्य आदि आदि चीजों से रिलेटेड था। ठीक है, अब आता है परिनियम क्रमांक 5, है ना, वो क्या है, विद्युत व्यवसाय या लर्न प्रोफेशंस, है ना, ये किससे संबंधित है, धारा 20 से संबंधित, किससे, धारा 20 से संबंधित है। अब इसमें अधिनियम की धारा 20 की उपधारा, है ना, 16 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित विद्युत परिषद होंगे, है ना। तो यहाँ पे विद्युत परिषद गठित की गई है। ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी, यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी कहानी दी है। ये विद्युत परिषद के तहत क्या क्या आता है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, ये विद्युत परिषद के तहत क्या क्या आता है यहाँ पे हम देखते हैं। किस किस प्रकार की विद्युत परिषद बनाई जा सकती है ना। एक, एजुकेशन सेक्टर की विद्युत परिषद, है ना। दूसरा, चिकित्सा, आयुष और भेषजी या फार्मेसी आप कह लीजिए। इसके अलावा इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग साइंस, ऐसे बहुत सारे विषय जो आपने ऑलरेडी सुन के रखे हैं, लॉ, साइंस, आर्ट्स, है ना, सोशल साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन, लाइफ साइंस, होम साइंस, फाइन आर्ट्स, है ना, इंक्लूडिंग म्यूजिक, ड्रामा, डांस, पेंटिंग, वोकेशनल एजुकेशन, एक्चुअल साइंस, एमिनेंट साइंटिस्ट, स्कॉलर्स एंड मेन ऑफ द लेटर्स, है ना, साहित्यकारों के लिए भी एक विद्युत परिषद होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की कितनी विद्युत परिषदों की स्थापना की बात की गई है, इस प्रकार से 16 प्रकार की विद्युत परिषदों की स्थापना की बात की गई थी। इस प्रकार से 16 विद्युत परिषदों की स्थापना की बात की गई है। कितनी, 16 विद्युत परिषदों की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिनियम क्रमांक 6, है ना, परिनियम क्रमांक 6, 5 में हमने क्या देख लिया, विद्युत परिषदों की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, अब आता है परिनियम क्रमांक 6, मीटिंग ऑफ द कोर्ट, है ना, सभा की बैठक। किसकी, सभा की बैठक, मीटिंग ऑफ द कोर्ट की बात करते हैं, जो कहां से संबंधित है, धारा 21 से संदर्भित है। किससे, धारा 21 से संदर्भित है। किसकी धारा, 1973 के कानून की धारा। ठीक है, चलिए पहला, एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर लेते हैं कोर्ट की, कि एक कैलेंडर वर्ष में आयोजित साधारण बैठक सभा की वार्षिक साधारण बैठक मानी जाएगी। ठीक है, कि भाई एक कैलेंडर वर्ष का मतलब कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में जो बैठक होगी उसको हम क्या मानेंगे, एक वार्षिक साधारण बैठक के तौर पे क्या किया जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, कि सभा की वार्षिक साधारण बैठक थी, है ना, वह सभा की वार्षिक साधारण बैठक के तौर पे उसको क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, माना जाएगा। एक बात आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, दूसरा आता है विशेष बैठक को लेकर के, यदि एक बैठक हुई तो हमने उसको क्या बोल दिया, साधारण बैठक है, वो क्या हो, जनरल मीटिंग होगी। क्या हो गई, जनरल मीटिंग होगी। दूसरा आ जाता है आपका उसी में, है ना, दूसरा आपका उसी में आ जाता है ठीक है, दूसरा आता है विशेष बैठक को लेकर के, कि सभा की एक विशेष बैठक कुलपति द्वारा बुलाई जा सकती है। सभा क्या कर सकती है ना, सॉरी, कुलपति क्या कर सकता है, सभा की एक बैठक बुला सकता है ना। हमने जब पहले पढ़ा हुआ था, देखा हुआ था कि सभा की जो वो होती है, अध्यक्षता होती है, वो किसके द्वारा की जाती है, कुलाधिपति के द्वारा, गवर्नर के द्वारा। ठीक है, लेकिन सामान्यतः हम ये भी पढ़ रहे थे उसी में कि सामान्यतः कुलाधिपति उपस्थित नहीं होता है।
सामान्यतः कुलाधिपति उपस्थित नहीं होता है, तो कुलाधिपति के स्थान पर उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, अथवा उसके पूरे अधिकार किसके पास आ जाते हैं, कुलपति के पास आ जाते हैं। ठीक है, तो सभा की यदि विशेष बैठक आहूत करनी है, बुलानी है, कॉल करना है, तो कौन करेगा, कुलपति करेगा। ठीक है, तीसरा, अपेक्षा की बैठक पर कि मीटिंग ऑन रिक्वेजिशन, कोई रिक्वेस्ट भी तो कर सकता है कि कुलपति सभा के कम से कम 40 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित और चर्चा किए जाने वाले कार्यों को निर्दिष्ट करने वाली अपेक्षा पर सभा की एक विशेष बैठक बुलाएंगे, है ना। तो एक बैठक क्या हुआ, एक साल में यदि एक बैठक हुई तो हमने उसको जनरल मीटिंग कह दिया। एक दूसरा कि कुछ परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में यदि बैठक कॉल की जाती है कुलपति के द्वारा तो हमने उसको क्या कह दिया, विशेष बैठक कह दिया। तीसरा कि जो मेंबर्स हैं, जो सभा के सदस्य हैं, यदि उनको लगता है कि किसी एक विशेष विषय पर, किसी एक विशेष मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, सभा बैठनी चाहिए, तो सभा के 40 सदस्य, सभा के न्यूनतम 40 सदस्य क्या करेंगे, है ना, सभा के न्यूनतम 40 सदस्य क्या करेंगे, हस्ताक्षरित लेटर देंगे, है ना, क्या करेंगे, हस्ताक्षरित लेटर देंगे, और उस हस्ताक्षरित लेटर के आधार पर क्या किया जाएगा, कुलपति द्वारा सभा की बैठक आहूत की जाएगी। ठीक है, उस विशेष मुद्दे के लिए। एक फिर आता है कि बैठकों के बीच में अंतराल कितना होना चाहिए, सभा की कोई भी विशेष बैठक तब तक आयोजित नहीं की जाएगी जब तक कि पिछली बैठक, चाहे वार्षिक हो या विशेष, से 3 महीने की अवधि व्यतीत न हो गई है। समझो उदाहरण के लिए कि आज वार्षिक बैठक हुई, आज 1 जनवरी 2026 को वार्षिक बैठक हुई, और लगभग 10 दिन बाद एक ऐसा विशेष मुद्दा आ गया जिसके तहत, है ना, लगभग 10 दिन बाद एक ऐसा विशेष मुद्दा आ गया जिसके तहत विशेष बैठक आयोजित होनी थी। उसके लिए 40 लोगों ने साइन करके दे दिया कि भाई बैठक आयोजित करो, तो क्या बैठक आयोजित हो सकती है, बिल्कुल नहीं। परिनियम में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि 2 बैठकों के बीच में 3 महीने अथवा उससे ज्यादा का अंतर होना चाहिए, 2 बैठकों के बीच में 3 महीने अथवा उससे ज्यादा का अंतर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, 3 महीने अथवा उससे ज्यादा का अंतर होना चाहिए। वो बैठक कोई भी हो सकती है, मतलब जनरल बैठक भी हो सकती है, विशेष बैठक भी हो सकती है, स्पेशल मीटिंग, अथवा तीसरा कि जो मीटिंग ऑन रिक्वेजिशन, कि भाई जो 40 लोगों ने साइन करके दे दिया उसके आधार पर बैठक हो रही है। इन तीनों बैठकों के बीच में या किसी प्रकार की बैठक हो रही है उनके बीच में कभी भी 3 महीने से कम का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये अब हो गया हमारा परिनियम। अगला आता है परिनियम क्रमांक 7, है ना। अगला क्या आता है, परिनियम क्रमांक 7 शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति के संबंध में है ना। परिनियम क्रमांक 7 किससे डील करता है, शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति से डील करता है, जिसका संबंध किससे, धारा 26 से, जिसका संबंध किससे, धारा 26 से। ठीक है, क्या इसमें समिति की संरचना दी हुई है ना। हम किसकी बात करें, एकेडमिक काउंसिल की एक स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी बात कर रहे हैं। अब एकेडमिक काउंसिल की जो स्टैंडिंग कमेटी है जिसका संबंध धारा 26 से है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, तो स्थायी समिति की संरचना में निम्नलिखित लोग शामिल होंगे। कौन कौन लोग शामिल होंगे, एक कि समिति का अध्यक्ष कौन होगा, कुलपति होगा। इसके अलावा उसमें रेक्टर होगा, सभी संकायों के अधिष्ठाता होंगे, फैकल्टीज होंगे, डीन्स होंगे, सभी फैकल्टीज के डीन्स होंगे। इसके अलावा अधिष्ठाता या निदेशक होगा, जो किसका निदेशक, कॉलेज विकास परिषद का, है ना। कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है उसका जो डायरेक्टर होगा वह भी इसका सदस्य होगा। इसके अलावा रजिस्ट्रार सेलेक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी, कि जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर एकेडमिक काउंसिल है उसका सेक्रेटरी कौन होगा, तो जो विश्वविद्यालय का कुल सचिव है, विश्वविद्यालय का जो रजिस्ट्रार है, वह स्टैंडिंग कमेटी जो है हमारी, है ना, एकेडमिक काउंसिल की, उसका क्या होगा, सचिव के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन हो गया, कुलपति, सचिव कौन हो गया, कुल सचिव, बाकी लोग कौन हो गए, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ठीक है, गण पूर्ति कैसे होगी, कोरम कैसे पूरा होगा, तो कुल सदस्यों का 1/3 हिस्सा कोरम बनाएगा और स्थगित बैठक के लिए कोरम लागू नहीं होगा। ठीक है, कुल सदस्यों का 1/3, सामान्यतः तो हर प्रकार की चीजों में हमने यही देखा है कि 1/3 मेंबर क्या करते हैं, कोरम बनाते हैं, 1/3 मेंबर क्या बनाते हैं, कोरम बनाते हैं, है ना। कई जगह पे हमने अंतर भी देखा, कहीं 25 लोगों का कोरम बन जाता है, कहीं 10 लोगों का कोरम बन जाता है। ठीक है, कोरम का मतलब कि यदि इतने लोग बैठक में उपस्थित नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए कह देते हैं, है ना, जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि भाई 100 लोग की समिति है, 100 लोगों की समिति है, तो उस 100 में से यदि 33 लोग उपस्थित नहीं है, कम से कम, है ना, कम से कम 33 लोग उपस्थित नहीं है तो बैठक नहीं होगी। बात का मतलब क्या हुआ कि यदि 33 लोग उपस्थित नहीं है तो बैठक नहीं होगी, यह बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, अगला इन्विटेशन किसको जाएगा समिति का, कि स्थायी समिति किसी विशेष बैठक के लिए अधिकतम 3 ऐसे अन्य सदस्यों को आमंत्रित कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे। ठीक है, कि जो समिति है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एकेडमिक काउंसिल है
है ना, वह क्या कर सकती है, समय समय पर अधिकतम 3 ऐसे लोगों को बुला सकती है, आमंत्रित कर सकती है जिनको वह उचित समझे। अब वो उचित किसको समझ सकती है, वह लोगों को समझ सकती है जो उसके किसी काम आए, उस पर्टिकुलर मीटिंग में किसी प्रकार का वो एक वो दे सके, प्रोडक्टिविटी दे सके, बेहतर बात कह सके, ठीक है। इसके अलावा गवर्निंग कन्वीनिंग मीटिंग क्या है, बैठकों का आयोजन कैसे होगा, कि समिति की बैठकें कुलपति के निर्देशानुसार बुलाई जाएंगी। स्टैंडिंग कमेटी ऑन, है ना, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एकेडमिक काउंसिल की बैठक कौन बुलाता है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एकेडमिक काउंसिल की बैठक का आयोजन कौन करता है, कुलपति करता है। कौन करता है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एकेडमिक काउंसिल की बैठक का आयोजन कौन करता है, कुलपति करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। फिर आता है कर्तव्य और कार्य, कि संबंधित संकाय के परामर्श से परीक्षाओं की समकक्षता और शैक्षणिक परिषद, कार्य परिषद या कुलपति द्वारा उसे संदर्भित किए जाने वाले अन्य सभी मामलों पर सलाह देना स्थायी समिति का कर्तव्य होता है। स्थायी समिति के कार्य क्या है, ठीक है। तो स्थायी समिति के कार्यों को लेकर के बात करें तो पहला क्या है, टू रेंडर एडवाइस ऑन इक्विवेलेंस, है ना, क्या करना, सलाह देना, इक्विवेलेंस ऑफ एग्जामिनेशन कंसल्टेशन विद फैकल्टी कंसर्न, है ना, कि मान लो कोई एक संकाय है ना, मान लो क्या है, कोई एक फैकल्टी है, कोई एक वो है संकाय है ना, तो संबंधित संकाय के परामर्श से परीक्षाओं की समकक्षता और शैक्षणिक, है ना, परीक्षाओं की समकक्षता का मतलब जैसे आपने कभी एग्जाम फॉर्म भरा हो, है ना, तो एग्जाम फॉर्म जब आप भरते हैं तो उसमें लिखा होता है एग्जाम फॉर्म में कि हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष परीक्षा, हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष परीक्षा, स्नातक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा। तो ये समकक्ष परीक्षा जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो कौन तय करेगा, समकक्ष परीक्षा क्या होती है ना, समकक्ष परीक्षा क्या होती है, कौन तय करेगा। तो समकक्ष परीक्षा को तय करने का अधिकार विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, रिकमेंडेशन है तो किसका भाई, एकेडमिक काउंसिल का, लेकिन एकेडमिक काउंसिल की सलाह कौन देता है, तो एकेडमिक काउंसिल की सलाह किसके द्वारा दिया जाता है, स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है, स्थायी समिति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दूसरा कार्य क्या है, कार्य परिषद या कुलपति द्वारा उसे संदर्भित किए जाने वाले अन्य सभी मामलों पर सलाह देना, कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कुलपति, कुलगुरु एग्जैक्टली, समय समय पर उसको क्या दे सकते हैं, कुछ कार्य दे सकते हैं समिति को, समिति उन कार्यों क्या करेगी, संपादित करेगी, संपन्न करेगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला, मामलों का निपटारा, कि अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों के अधीन समिति शैक्षणिक परिषद द्वारा उसे संदर्भित अन्य मामलों का क्या करेगी, निपटारा कर सकती है। इस मामले में जहां समिति किसी मामले का परिनियम निपटान करती है उस मामले की सूचना शैक्षणिक परिषद को दी जाएगी। मतलब कि अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों के अधीन, है ना, समिति को, जो समिति है स्टैंडिंग कमेटी, उसको शक्ति कहां से मिलेगी अथवा उसके कार्य करने का क्षेत्र क्या होगा। तो भाई किसी भी समिति, किसी भी संस्था, किसी भी बॉडी के कार्य करने का क्षेत्र क्या रहेगा, वो जो अधिनियम में उल्लेखित है, वो जो परिनियम में वर्णित है, ठीक है। ये तो अधिनियम में उसका उल्लेख किया गया, परिनियम में वर्णित किया गया है, उसी के अधीन रह करके काम करेगा, ठीक है। समिति शैक्षणिक परिषद द्वारा उसे संदर्भित अन्य मामलों का निपटारा कर सकती है। भाई जो एकेडमिक काउंसिल है जिसके तहत ये समिति बनी हुई है, स्टैंडिंग कमेटी किसके तहत बनी हुई, एकेडमिक काउंसिल के तहत बनी हुई है, ठीक है। तो एकेडमिक काउंसिल क्या करेगी, कुछ कार्य उसको दे सकती है समिति को, समिति उन कार्यों क्या करेगी, संपन्न करेगी। हर मामले में जहां समिति किसी मामले का निपटारण करती है उस मामले की सूचना शैक्षणिक परिषद को देना जरूरी है। कि भाई मान लो उदाहरण के लिए सिंपल सा कहते हैं कि एकेडमिक काउंसिल ने क्या किया, x1 x2 x3 काम दिए किसको, आपके इसको स्टैंडिंग कमेटी को, है ना। तो स्टैंडिंग कमेटी ने जिन जिन कार्यों को संपन्न किया है उनके बारे में सूचना किसको दी जाएगी, एकेडमिक काउंसिल को दी जाएगी। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। चलिए अब आता है परिनियम क्रमांक 8, है ना। अब क्या आता है, बहुत सारे परिनियम है, अभी से बताए दे रहे हैं, पूरे पढ़ाएंगे, आज पूरे नहीं हो पाएंगे, आज हम 15 परिनियम क्रमांक 15 तक जा पाएंगे, ठीक है। चलिए अधिनियम संख्या 8 की बात करते हैं, है ना। अधिनियम संख्या 8 में क्या वर्णित है, अदर फैकल्टीज, उसका नाम ही क्या है, अदर फैकल्टीज, अन्य संकाय। तो भाई जैसे उदाहरण के लिए बात करें कि कुछ संकायों की चर्चा कानून में पहले की जा चुकी थी, कुछ संकायों की चर्चा कानून में पहले की जा चुकी थी, लेकिन समय समय पर नए नए संकायों का गठन किया जाता है। वही बात यहाँ पे की जा रही है। ये कहां से संबंधित, धारा 27 से संबंधित है। किससे, धारा 27 से संबंधित है ना, रिलेटेड टू सेक्शन 27। क्या बात की जाती है इसमें, कि अधिनियम की धारा 27 की उपधारा 1 में प्रगणित संकायों के अतिरिक्त, ये भाई अधिनियम में क्या किया गया, धारा 27 में कुछ संकायों के नाम दिए हुए हैं, लेकिन हमने कहा कि समय समय पर और भी संकायों की आवश्यकता पड़ती है, समय समय पर और संकाय गठित करने होते हैं। तो वह कैसे गठित किए जाएं, तो वह गठित किए जाएंगे परिनियम से प्राप्त शक्तियों के माध्यम से।
क्या क्या संकाय हो सकते हैं और ये अन्य? आर्ट्स के कला का हो सकता है, सामाजिक विज्ञान, साइंस, लाइफ साइंस, जीव विज्ञान, है ना, जीवन विज्ञान एग्जैक्टली। इसके अलावा इंजीनियरिंग, लॉ, कॉमर्स, एजुकेशन, है ना, ये भी हो सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, ग्रह विज्ञान, होम साइंस, टेक्नोलॉजी, आयुष, मेडिसिन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, डेंटिस्ट्री, है ना। इसके अलावा प्राच्य संस्कृति, मैनेजमेंट स्टडीज, इंजीनियरिंग साइंस, वोकेशनल स्टडीज, रिहेबिलिटेशन साइंस। रिहेबिलिटेशन काउंसिल आपने पढ़ा यूनिट 1 में, है ना। रिहेबिलिटेशन काउंसिल हमने पढ़ा हुआ यूनिट 1 में, जो विकलांगों की शिक्षा आदि की बात कर रहा था। इसके अलावा मैथमेटिकल साइंस हो गया। तो ये कुछ अन्य ऐसे वो हैं, संकाय हैं, जिनका गठन परिनियम से प्राप्त शक्तियों के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है। अब आता है हमारा परिनियम क्रमांक 9। 8 के बाद क्या आता है? 8 हमने ऊपर देखा। अब आता है 9, संकाय का गठन और शक्ति। संकाय क्या क्या होंगे? 8 में बता दिया गया। अब संकाय परिनियम क्रमांक 9 में क्या बताया गया कि ऊपर वर्णित संकायों का गठन कैसे होगा। ये तो संकाय बना तो लोगे, लेकिन बनाओगे कैसे? पावर कहां से आएगी? ठीक है। तो संकायों की संरचना क्या है कि प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे। भाई यदि संकाय है ना, भाई यदि संकाय है तो उसका अध्यक्ष होगा एक, है ना। संकाय के अधिष्ठाता उसके क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। डीन ऑफ द फैकल्टी इज द चेयरमैन ऑफ द, है ना, ऑफ द सेम। एक दूसरा, संकाय में शामिल विषयों के अध्ययन मंडलों के सभी अध्यक्ष भी उसमें होंगे, है ना। संकाय में शामिल विषयों के अध्ययन मंडलों के सभी अध्यक्ष, कि यदि अलग अलग सब्जेक्ट्स में वहां पे क्या की जा रही, स्टडीज करवाई जा रही हैं, तो वो जो अध्ययन मंडल वहां पे बढ़ते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज वहां पे गठित होता है, तो उस बोर्ड ऑफ स्टडीज का भी एक चेयरपर्सन होगा। ठीक है। कॉमर्स का बोर्ड ऑफ स्टडीज आदि आदि का, है ना। तो उस जो बोर्ड ऑफ स्टडीज का एक चेयरपर्सन होगा, वह भी इसका सदस्य होगा। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा संकाय को सौंपे गए विभागों के सभी प्रोफेसर, कि ऑल द प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट असाइन टू द फैकल्टी, कि संकाय को सौंपे गए सभी विभागों के प्रोफेसर भी इसके क्या हो जाएंगे? सदस्य माने जाएंगे। ठीक है। तो इसके विभाग के क्या है? सदस्य माने जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वरिष्ठता के अनुसार रोटेशन द्वारा संकाय को सौंपे गए प्रत्येक विभाग से एक कॉलेज प्रोफेसर, है ना। प्रत्येक विभाग विभाग से एक कॉलेज का प्रोफेसर भी इस संकाय उसका अध्यक्ष वो होगा, है ना, सदस्य होगा। लेकिन यह कॉलेज का प्रोफेसर कैसे आएगा? तो रोटेशनल बेसिस पे आएगा। ये रोटेशन कैसे तय किया जाएगा? सीनियोरिटी के आधार पर तय किया जाएगा। ये रोटेशन कैसे तय किया जाएगा? सीनियोरिटी के आधार पर तय किया जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला, कि विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों अध्ययन केंद्रों के 2 रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर, है ना। कितने? विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग या अध्ययन केंद्र के 2 रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर एक। दूसरा, जो एसोसिएट कॉलेज है, मान्यता प्राप्त कॉलेज है, उसके भी 2 एसोसिएट प्रोफेसर, है ना, उसके भी 2 एसोसिएट प्रोफेसर। और वरिष्ठता के अनुसार रोटेशन द्वारा संकाय में शामिल किसी एक विषय को पढ़ाने वाले कितने? 6 व्याख्याता। 6 व्याख्याता जो रोटेशनल मैनर पे सीनियोरिटी बेसिस पे आएंगे, अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर, वह भी इसके क्या बन जाएंगे? सदस्य बन जाएंगे। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या जोड़ दिया? एक पॉइंट जोड़ दिया गया। बोले क्या? कि संकाय को सौंपे गए किसी भी एक विभाग से किसी एक श्रेणी के एक से अधिक शिक्षक नहीं होंगे। ठीक है। तो ये सामान्य सी बात है, इसको आप नहीं भी ध्यान रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये परिनियम क्रमांक 9 में ये बातें थी। इसके बाद और क्या आएगा इसी में, कि शैक्षणिक परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से संकाय को सौंपे गए 3 व्यक्ति, जो एकेडमिक काउंसिल है ना, जो एकेडमिक काउंसिल है, वह अपने सदस्यों के बीच में से 3 सदस्य क्या कर देंगे? इनको सौंप देंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय या किसी कॉलेज से संबंधित ना होने वाले और संकाय में शामिल विषय या विषयों का विशेषज्ञ ज्ञान रखने वाले, ठीक है। मान लो उदाहरण के लिए एक्स विषय है, एक्स विषय है। अब उस एक्स विषय का जानकार विश्वविद्यालय के बाहर भी तो हो सकता है ना। तो एक्स विषय के जानकार जो विश्वविद्यालय के बाहर का होगा, ऐसे कितने व्यक्ति लाए जाएंगे? 2 व्यक्ति लाए जाएंगे, अधिकतम 2 व्यक्ति, है ना। उपरोक्त खंडों के तहत सदस्य के रूप में संयोजित किए जाएंगे। तो किसी विषय, जिस विषय के बारे में आप चर्चा करने वाले हैं इसके तहत, तो उस विषय के जानकार जो विश्वविद्यालय के बाहर के हों, विश्वविद्यालय के सदस्य ना हो, किसी प्रकार से विश्वविद्यालय से जुड़े ना हो, वह 2 लोग भी यहाँ पर क्या किए जाएंगे? लाए जाएंगे, कोऑप्ट किए जाएंगे, संयोजित किए जा सकते हैं। ठीक है। बशर्ते कि क्या ध्यान रखना है कि संकाय के किसी एक विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक से अधिक व्यक्ति को संयोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, सेम डिपार्टमेंट से नहीं आएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट से लाया जाएगा। ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। और कौन आएगा? तो विश्वविद्यालय या किसी कॉलेज से संबंधित न होने वाले और संकाय में शामिल विषय विशेषज्ञों का ज्ञान रखने वाले अधिकतम 2 व्यक्ति, जो खंड का और छा के सदस्यों द्वारा संयोजित किए जाएंगे। ठीक है। तो 2 व्यक्ति यहाँ पर भी आएंगे।
दो व्यक्ति वहां पर भी आए, ठीक है। अंतर बस क्या है ना, अंतर बस क्या है, तो हमने अंतर के तौर पे क्या देख लिया कि यहाँ पर इन जनरल बात की गई है और यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक क्लॉज जोड़ दिया गया है ना। वो क्लॉज क्या है, जो उपरोक्त खंड का और का से छह के सदस्यों द्वारा सहयोजित किए जाएंगे, उन्हीं के बीच में से वो क्या किए जाएंगे, निकाले जाएंगे, ठीक है। इनके संबंध में क्या एक प्रोविजन जोड़ दिया गया कि संकाय के किसी एक विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक से अधिक व्यक्ति को संयोजित नहीं किया जा सकता। सेम डिपार्टमेंट से क्या है, नहीं बुलाए जाएंगे, सेम डिपार्टमेंट वाले उसमें बुलाए नहीं जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे इसमें क्या है, और कौन, तो संबंधित नियामक निकाय की आवश्यकता के अनुसार सदस्य को संयोजित किया जा सकता है ना, कि मेंबर्स मे बी कोऑप्टेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसर्न रेगुलेटरी बॉडी, कि यदि नियामक निकाय को लगता है, यदि रेगुलेटरी बॉडी को लगता है कि हमको और सदस्य चाहिए, देन और सदस्य उसमें समय के साथ क्या किया सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं। यह बात इसमें कही गई। ऊपर जितने वर्णित सदस्य थे ना, उनके अलावा यदि लगता है कि और चाहिए, देन जोड़े जा सकते हैं। किसको लगता है, रेगुलेटरी बॉडी को लगता है ना, किसको, रेगुलेटरी बॉडी को। अब इन सब का कार्यकाल क्या होगा, तो पदेन सदस्यों और अधिष्ठाता को छोड़कर, पदेन सदस्य का कार्यकाल और अधिष्ठाता का कार्यकाल क्यों छोड़ना है, क्योंकि भाई इनका कार्यकाल कहां से तय होगा, जहां के ये ओरिजिनली सदस्य हैं। भाई मूलतः ये जहां के सदस्य हैं, पदेन सदस्य किसी डिपार्टमेंट का रहा होगा, वहां के हिसाब से उसका कार्यकाल तय होगा। अधिष्ठाता का अपना एक रिटायरमेंट एज है, उसके हिसाब से तय होगा। तो इनको छोड़ करके संकाय के सभी सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करें। कितना कार्यकाल, 3 वर्ष का। संकाय के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का। काम की बात, 3 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है। गणपूर्ति कैसे होगी संकाय की बैठक के लिए, तो संकाय की कुल सदस्यता का 1/3, संकाय की कुल सदस्यता का 1/3। हमने यही बात तो स्टैंडिंग कमेटी में भी देखी थी, है ना, हमने यही बात तो स्टैंडिंग कमेटी में भी देखी थी कि 3 वर्ष का क्या होता है, कार्यकाल होता है, ठीक है। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा समन्वय समिति द्वारा अपनी बैठक, है ना, दिनांक 20/12/2000 और 6/7/2007 में अनुमोदित संशोधन के अनुसार की जाएगी। इस पॉइंट का अभी हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। उनने क्या बोल दिया कि बैठकों को क्या करना चाहिए, इस समय जो अमेंडमेंट किए गए होंगे उन अमेंडमेंट को क्या करना, बैठकों में फॉलो करना है। यह बात परिनियम में जुड़ी हुई है, 9 में जुड़ी हुई है, ठीक है। अब आता है परिनियम क्रमांक 10। उसमें क्या दिया हुआ है, बोर्ड ऑफ स्टडीज, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो परिनियम की हेडिंग है, परिनियम का जो नाम है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम के लिए, ठीक है। अंदर की बातें तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन परिनियम का जो नाम है, परिनियम की जो हेडिंग है, वह भी उतनी ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, जबकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक पहला कि प्रत्येक संकाय के अंतर्गत नीचे दिए गए प्रत्येक विषयों के समूह के लिए अध्ययन मंडल होगा। अब हर संकाय के अंतर्गत, है ना, ऊपर जो संकाय वर्णित किए गए थे, है ना, ऊपर हमने देखे थे ना भाई, ये देखो यार, ढेर सारे संकाय देखे थे हमने, है ना, ये रहे, ये संकाय देखे थे हमने, लगभग 16 संकाय थे, है ना। तो सॉरी, हाँ ये पूरे, सॉरी, है ना, यहाँ पे ये जितने संकाय दिए हुए थे, इन संकायों के, है ना, इन संकायों के संबंध में क्या किया जाएगा, अध्ययन मंडल का, अध्ययन बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो अध्ययन मंडल, अध्ययन बोर्ड कौन कौन से होंगे, मान लो उदाहरण के लिए फैकल्टी ऑफ आर्ट है, सबसे पहला तो यही था हमारा, है ना, सबसे पहला हमारा यही था। ये देखेंगे अन्य संकाय, कला। अब कला के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, कला के अंतर्गत जाएंगे तो क्या क्या आएगा भाई, है ना, ये याद नहीं करना है, बस एक बार हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं बस। दूसरा अंग्रेजी का अध्ययन बोर्ड हो जाएगा, अन्य विदेशी भाषाओं का हो जाएगा, संस्कृत, कार्यात्मक संस्कृत, प्राच्य संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये सब नई एजुकेशन पॉलिसी में इनकी चर्चा भी की गई है। उर्दू, अरबी, फारसी, भाषा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अन्य भारतीय भाषा, इस प्रकार के ढेर सारे क्या हो जाएंगे, कला के तहत अध्ययन बोर्ड हो जाएंगे। और भी यहाँ पे ढेर सारे दिए हुए हैं, ठीक है। जब सामाजिक विज्ञान में जाओगे तो इतिहास, है ना, इसके अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, भारत विद्या, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो ये एक बार देख लेना आप, है ना, इसको आप एक बार देख लेना बस, बहुत ज्यादा इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इनको बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूरे संकाय और उनके अध्ययन मंडल दिए हुए हैं। यहाँ पे क्यों दिया गया, क्योंकि ये परिनियम में लिखा हुआ है, ये परिनियम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप एक बार जरूर ओवरव्यू ले लीजिए, याद नहीं करना, रट्टा नहीं मानना, बस ओवरव्यू ले लेना कि ऐसे ऐसे प्रकार के क्या होते हैं, अध्ययन मंडल होते हैं, ऐसे ऐसे प्रकारों के अध्ययन मंडल निम्नलिखित संकायों के तहत होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए तुमसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन मंडल आयुष संकाय के अंतर्गत आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन मंडल आयुष संकाय के अंतर्गत आएगा। पूछ लिया तुमसे कि प्रौद्योगिकी संकाय के अंतर्गत कौन सा अध्ययन मंडल आएगा, ठीक है, फार्मास्यूटिकल साइंस,
तो इस प्रकार से थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता है। चिकित्सा संकाय में जाएंगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। औपचारिक शिक्षा निकाय में जाएंगे तो शांति शिक्षा, पीस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, ठीक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग या नई एजुकेशन पॉलिसी में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। कंटिन्यूइंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, विस्तार शिक्षा आपके सिलेबस में दिया हुआ यूनिट 8 में है ना, ये दोनों आपकी यूनिट 8 में दिए हुए हैं। डिस्टेंस एजुकेशन आपकी यूनिट 8 में दी हुई है। प्राच्य संस्कृत संकाय में जाएंगे तो वेद, दर्शन, साहित्य, ज्योतिष, ये सब अध्ययन मंडल है, ठीक है। प्रबंधन अध्ययन संकाय में जाएंगे तो वहां पे डिफरेंट अध्ययन मंडल मिल जाएंगे आपको। तो ये थोड़ा सा कहानी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला आता है 10 के बाद 11, परिनियम क्रमांक 11, अध्ययन मंडल की शक्तियां दी हुई है। उसमें उसमें क्या दिया हुआ है, पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ द स्टडीज, जिसका संबंध किससे है, धारा 29 से, जिसका संबंध किससे है, धारा 29 से है, ठीक है। क्या पावर्स हैं अध्ययन मंडल की, कि प्रत्येक मंडल के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, क्या क्या, कि कार्यक्रमों की योजना और पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देना और विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकों की सिफारिश करना। कि भाई उदाहरण के लिए भेषजी है, फार्मेसी है, उसका जो वो है पाठ्यक्रम है वो क्या होगा, उसको तय करना। एक जो पूरा का पूरा फार्मा एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे संचालित होगा, उसकी प्लानिंग करना, कार्यक्रम बनाना उसके संबंध में, और क्या क्या किताबें वहां पढ़ी जानी चाहिए इसको लेकर के रिकमेंडेशन देना, सिफारिश देना, यह काम करेंगे वो लोग। फिर कि जिस विषय या विषयों से वह संबंधित अध्ययन मंडल है उनमें पुस्तकों की तैयारी और अनुवाद की योजनाओं की सिफारिश करना, ठीक है। टू रिकमेंड द स्कीम्स फॉर द प्रिपरेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द बुक्स इन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स विथ विच इट डील्स। कि भाई समझो उदाहरण के लिए कहते हैं कि एक्स अध्ययन मंडल है और वह एक्स अध्ययन मंडल ए सब विषय से डील करता है, तो ए विषय के संबंध में क्या करना, कंटेंट उपलब्ध करवाना उनकी भाषा में, जिस भाषा में वो पढ़ने वाले उस भाषा में। कि यदि इंग्लिश में नहीं तो इंग्लिश में उपलब्ध करवाओ, हिंदी में नहीं तो हिंदी में उपलब्ध करवाओ, ठीक है। उनको हिंदी में आवश्यकता है हिंदी दो, इंग्लिश में आवश्यकता है इंग्लिश दो, ऐसा वाला काम, ठीक है। मंडल अध्ययन मंडल अपने कामकाज के लिए ऐसे विषय विशेषज्ञों को सहयोजित परामर्श दे सकता है जो मंडल के सदस्य नहीं है, ठीक है। कि बोर्ड में को ऑप्ट और कंसल्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, भाई उनको लगता है कि हमारे पास इतनी एक्सपर्टाइज नहीं है तो बाहर से बुला लो, कंसल्टेशन ले लो सब्जेक्ट विषय विशेषज्ञों का, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का। हु आर नॉट द मेंबर ऑफ द बोर्ड, बाहर से बुला लो ना, जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं उनको भी आप क्या कर लो, समय के साथ अपने पास बुला करके उनसे सलाह ले लो। ड्यूटीज क्या होंगी, है ना, कि अध्ययन मंडल का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, विनियमों के अनुसार कार्य परिषद या शैक्षणिक परिषद या संबंधित संकाय या कुलपति द्वारा उसे संदर्भित किसी मामले में विचार करे और रिपोर्ट दे। भाई ये सब लोग मतलब कार्य परिषद भी, शैक्षणिक परिषद भी, संकाय भी, कुलपति भी, ये सब लोग क्या कर सकते हैं, समय समय पर इनको कुछ कार्य दे सकते हैं, अध्ययन मंडल कार्य दे सकते हैं। अध्ययन मंडल उन कार्यों को संपन्न करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। दूसरा, ज्वाइंट मीटिंग्स की कोई भी दो या दो से अधिक मंडल मिल सकते हैं और कार्य परिषद या शैक्षणिक परिषद के अनुरोध पर मिलेंगे और किसी भी ऐसे मामले पर संयुक्त रिपोर्ट देंगे जो दोनों के दायरे में आता हो, ठीक है। कि भाई जो कार्य परिषद है और शैक्षणिक परिषद है वह सलाह देंगे, अनुमोदन करेंगे, अनुरोध करेंगे, तब दो या दो से अधिक मंडल आपस में क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज मिल सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। किस चीज पे चर्चा करेंगे, तो अब हमने ऊपर देख लिया, पाठ्यक्रम पे, है ना, आदि आदि चीजों पे चर्चा कर लेंगे, तो वही रहेगा, ठीक है। ऐसे मामलों में संयुक्त बैठक, है ना, अपना अध्यक्ष स्वयं चुनेगी। अब वापस से कि दो अध्ययन बोर्ड मिल रहे हैं, अब दो अध्ययन बोर्ड जब मिलेंगे तो भाई बैठक कौन करेगा, पहले वाले का अध्यक्ष कि दूसरे वाले का अध्यक्ष। तो आसान तरीका क्या है, इसमें जो सदस्य हैं दोनों के, वह दोनों के सदस्य मिल करके क्या कर लें, अपना अध्यक्ष अपने बीच में से चुन लें, ठीक है। और ऐसी संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक मंडल का पूर्ण कोरम शामिल होगा, जिसमें गणपूर्ति निर्धारित करने के उद्देश्य पर किसी भी सदस्य को एक से अधिक बार नहीं गिना चाहिए और एक क्या कर लिया जाए, गणपूर्ति तय कर ली जाए, ठीक है। उस पॉइंट कोई मतलब नहीं है, बट आप अध्यक्ष कैसे चुने जाएगा, संयुक्त बैठक का चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा, ठीक है। ये यार अब आता है परिनियम क्रमांक 12। परिनियम क्रमांक 12, पहले हमने क्या देखा कि भाई अध्ययन मंडल के क्या कौन कौन से होंगे, फिर हमने देखा उसके शक्ति कर्तव्य क्या होंगे। अब हमको देखना है कि अध्ययन मंडल के छात्र सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी, ठीक है। कि जो उसमें सदस्य आएंगे, छात्र सदस्य आएंगे, उनको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, उनके लिए क्या मापदंड रखा गया है, ठीक है। इसका संबंध कहां से, धारा 28 से। कहां से है, धारा 28 से। क्या कि अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी भी अध्ययन मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त छात्र विश्वविद्यालय के कॉलेज, शिक्षण विभाग या अध्ययन केंद्र में नामांकित छात्र होगा और उसके पास निम्नलिखित योग्यताएं होंगी, ठीक है। उसके पास निम्नलिखित योग्यताएं होंगी। क्या पहला हुआ
कि छात्र विश्वविद्यालय के कॉलेज, शिक्षण विभाग या अध्ययन केंद्र में क्या होना चाहिए, एनरोल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नामांकित होना चाहिए। यदि आपको अध्ययन बोर्ड का सदस्य बनना है तो उसके लिए छात्र को क्या होना पड़ेगा, कॉलेज के, किसी शिक्षण विभाग के या अध्ययन केंद्र के, है ना, जो स्टडी सेंटर रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, नामांकन करवाना पड़ेगा। और उसके पास उस नामांकन के अलावा ये योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यता, बोर्ड से संबंधित विषय या विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री हो। यदि उदाहरण के लिए इतिहास का बोर्ड है, यदि उदाहरण के लिए इतिहास का अध्ययन बोर्ड है तो उसके पास इतिहास में क्या होनी चाहिए, पीजी होनी चाहिए। इतिहास में पीजी बोले तो एमए इन हिस्ट्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एमए इन हिस्ट्री होनी चाहिए। एक दूसरा कि परीक्षा विश्वविद्यालय में 2 या 2 से अधिक भागों में आयोजित की जाती है, वो अंतिम वर्ष, उस इन सब पॉइंट से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो एक ही हो गया, ठीक है। दूसरा आ जाता है इसी में हमारा कि जहां बोर्ड से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षा पाठ्यक्रम में अंत में एकल परीक्षा है, वह बोर्ड पर नियुक्ति के वर्ष में पाठ्यक्रम के लिए नामांकित स्नातकोत्तर छात्र होगा जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय की अर्हकारी परीक्षा में उच्चतम प्रतिशत प्राप्त किया हो। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या रख दिया गया, दूसरा क्राइटेरिया रख दिया गया कि भाई पीजी में एडमिशन के लिए, पीजी में एडमिशन के लिए कहीं ना कहीं एक वो हुआ होगा, एंट्रेंस एग्जाम हुआ होगा, तो उसने क्या किया हो, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे परसेंटेज प्राप्त किए हो, ठीक है, तो वह भी क्या माना जाएगा, बोर्ड ऑफ द मेंबर बनने के लिए एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। तो वह भी एक क्राइटेरिया है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तीसरा कि जहां विश्वविद्यालय में बोर्ड से संबंधित विषयों में केवल डिग्री परीक्षा आयोजित की जाती है, ये भी तो हो सकता है कि उस विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन होता ही नहीं है, सिर्फ डिग्री होती है, मतलब अंडर ग्रेजुएशन होता है, स्नातक होता है, तो वह डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्रों में से वह छात्र होगा जिसने अंतिम वर्ष की परीक्षा के ठीक पहले वाली विश्वविद्यालय की परीक्षा में बोर्ड संबंधी विषय उस स्तर पर प्राप्त किया, ठीक है। किसको बनाएंगे, तो भाई यदि डिग्री सिर्फ डिग्री होती है तो डिग्री के संदर्भ में यदि बात करें तो जो पिछला सेमेस्टर या पिछला ईयर रहा होगा उसमें जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर रहे होंगे वो क्या बन जाएगा, इसका सदस्य बन जाएगा बोर्ड का, ठीक है, अध्ययन बोर्ड का, तो वो ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे इनने क्या कर दिया, एक परंतुक जोड़ दिया है ना, इनने यहाँ पे क्या कर दिया, एक परंतुक जोड़ दिया। परंतुक एग्जैक्टली क्या है, तो यदि डिग्री परीक्षा 2 या 2 से अधिक भागों में आयोजित की जाती है तो ये सब पॉइंट का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है। आप ऊपर की बात ध्यान में रखिए बस, ठीक। चलो फिर वापस से, परंतु क्या है कि यदि संबंधित विषय में विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा पाठ्यक्रम में अंत में केवल एकल परीक्षा है, ये एग्जैक्टली परंतु कैसा है, वही परंतु है जो पीजी के लिए जोड़ा गया था, वही सेम टू सेम परंतु किसके लिए जोड़ दिया गया है, यूजी के लिए भी जोड़ दिया गया है। बट आप बस इतना ध्यान में रखिए कि यूजी पीजी के संदर्भ में कैसे सदस्य बना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है इसी में, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जहां विश्वविद्यालय में बोर्ड से संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षा आयोजित की जाती है और कोई भी छात्र खंड का या खंड खा के तहत बोर्ड की सदस्यता के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है तो खंड गा में दी गई योग्यता रखने वाले छात्र को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब क्लॉज सी में है ना, यहाँ पर जो सब क्लॉज सी में वो बताया गया है, क्राइटेरिया बताया गया है, या तो उसको फुलफिल कर लो, है ना, ये डिग्री वाला क्राइटेरिया। यदि आपके यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन होता ही नहीं है तो आप स्नातक वाला जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर लो, उसके आधार पे आपको क्या मान लिया जाएगा, बोर्ड का सदस्य बनने का क्राइटेरिया फुलफिल किया हुआ मान लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आखिरी में क्या है, ई में, तो जहां उपरोक्त प्रावधानों में से किसी के तहत 2 या 2 से अधिक छात्र अध्ययन मंडल सदस्य के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, वहां आयु में सबसे बड़े छात्र को अध्ययन मंडल के लिए सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए। मान लो उदाहरण के लिए जो ऊपर क्राइटेरिया बताए गए थे उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले 2 या 3 छात्र हैं, सबके सेम परसेंटेज है, सबका सब कुछ सेम है, तो अब किसको बनाया जाएगा, तो भाई जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको बनाया जाएगा, ठीक है। आयु में सबसे बड़े छात्र को अध्ययन मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। कि यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 छात्र क्या हो गए, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक छात्र, देन किसको बनाएंगे, तो उसको बनाएंगे जो बड़ा होगा उम्र में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है परिनियम क्रमांक 7, परिनियम क्रमांक 13। परिनियम क्रमांक 13 में क्या दिया हुआ है, एनुअल रिपोर्ट के बारे में चर्चा की। वही एनुअल रिपोर्ट जो अधिनियम में कहां पर दी हुई है, धारा 47 में दी हुई है। अधिनियम में कहां पे दी हुई है, धारा 47 में दी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है एग्जैक्टली रिपोर्ट के संबंध में, तो विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन 1 जुलाई से 30 जून की अवधि के लिए होगा। ध्यान में रखना, देश का जो वो होता है एनुअल सामान्यतः बजट वगैरह रहता है वो कितना रहता है ना, सामान्य तौर पे वित्तीय वर्ष जिसको कह लेते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है,
ठीक है, यहाँ पे थोड़ी कहानी अलग है वार्षिक रिपोर्ट के संदर्भ में। क्या है वार्षिक रिपोर्ट, कब से कब तक की होती है? 1 जुलाई से 30 जून के बीच की होती है। इनका जो वो है ईयर है वो कैसे कहां से कहां तक रेगुलेट होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। भाई आपका एडमिशन कॉलेज में कब होता है ना? आपका विश्वविद्यालय में एडमिशन कब होता है? तो विश्वविद्यालय में एडमिशन होते हैं जुलाई में, ठीक है। विश्वविद्यालय में एडमिशन कब होते हैं? जुलाई में होते हैं, 1 जुलाई को होते हैं। तो ये जो 1 जुलाई को एडमिशन होते हैं ना, 1 जुलाई को जो एडमिशन होते हैं वह कब तक वर्ष चलेगा? 30 जून तक, ठीक है। 30 जून के बाद फिर से नया वर्ष चालू हो जाता है कॉलेज के संदर्भ में, यूनिवर्सिटी के संबंध में, ठीक है। और उक्त अवधि की समाप्ति के बाद आयोजित सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। अब मान लो 1 जुलाई से 30 जून के बीच में क्या हुई? बैठकें हुई, तो सब कुछ बैठक वार्षिक रिपोर्ट में आ जाएंगे, जो कार्य हुए सब वार्षिक रिपोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन कोई बैठक है ना 30 जून के बाद 1 जुलाई को हुई, तब वो पिछले वर्ष में नहीं आएगी, अगले वर्ष में जाएगी वो। अब वो बैठक किसमें जाएगी? अगले वर्ष में, ठीक है। ये पिछला वर्ष हो गया। यदि 1 जुलाई को बैठक हुई है तो वो अगले वर्ष की रिपोर्ट में जाएगी, ना कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में, ठीक है। तो ऐसा ध्यान में रखना है आपको। अगला, इसमें होगा क्या, वितरण कैसे होगा रिपोर्ट का? तो विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां सभा के सदस्यों के बीच संबंधित अवधि की समाप्ति के ठीक बाद 31 दिसंबर को या उससे पहले या उक्त अवधि की समाप्ति के बाद सभा की वार्षिक बैठक आयोजित होने की तारीख से कम 15 दिन पहले, जो भी पहले हो, वितरित की जाएगी। पहली बात, रिपोर्ट देना किस वितरित कहाँ पे करना है? तो रिपोर्ट सभा के सदस्यों में वितरित करना है, सभा के सदस्यों में वितरित करना है। कैसे वितरित करना है? तो बोल रहे हैं कि 31 दिसंबर के पहले पहले वितरित कर दो। क्या बोल रहे हैं? 31 दिसंबर के पहले पहले वितरित कर दो, ठीक है। अथवा दूसरा, कि जब वार्षिक बैठक होने वाली हो सभा की वार्षिक बैठक के ऊपर चर्चा की हुई थी। सभा की बैठकें 3 प्रकार से थी। एक वार्षिक बैठक, सामान्य बैठक हो गई। दूसरा क्या था भाई? जो विशेष बैठक बुलाई जाएगी कुलपति के द्वारा, है ना। और तीसरा क्या था भाई? रिक्विजिशन पे बैठक होगी, है ना, रिक्वेस्ट पे बैठक होगी, कि यदि 40 सदस्य साइन करके दे देते हैं तो बैठक बुलाई जाएगी, ठीक है। वो उसी प्रकार की बैठक हो सकती है, ठीक है। तो दूसरा कि 31 दिसंबर के पहले दे दो, पहला कि 31 दिसंबर के पहले दे दो, दूसरा कि यदि नहीं दे पाए तो फिर कि सभा की जो वार्षिक बैठक है उस बैठक के आहूत होने के 15 दिन पहले, बैठक होने के 15 दिन पहले क्या कर दो? ये सब वितरित कर दो रिपोर्ट। तो यह भी एक तरीका इसमें रखा गया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आता है कि ये रिपोर्ट राज्य सरकार को भी जाननी है। तो राज्य सरकार कैसे जाएगी? कि विश्वविद्यालय इसके बाद वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा, और राज्य सरकार इसे शीघ्रातिशीघ्र किसको सौंप देगा? राज्य की विधानसभा के पटल पर रखवाएगा। ये रिपोर्ट किसको जाएगी? राज्य सरकार को जाएगी। राज्य सरकार मतलब किसको जा रही है? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को जा रही है। और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अथवा राज्य सरकार यह इस रिपोर्ट कहाँ रखेगा? प्रदेश के सामने रखेगा। प्रदेश के सामने कैसे रखेगा? सब विधानसभा में रख दो। विधानसभा में रखने का मतलब ही तो है प्रदेश के सामने रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब आता है परिनियम क्रमांक 14, ऑनररी डिग्री, मानद उपाधि को लेकर के। ये मानद उपाधि कहां से संदर्भित है? धारा 35 से जुड़ी हुई है ना। किससे संदर्भित है? धारा 35 से संदर्भित है, ठीक है। क्या है इसमें? तो प्रस्ताव प्रक्रिया को लेकर कि मानद उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति द्वारा सर्वसम्मति से दिया जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा? मानद उपाधि देना है नहीं देना है, यह शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति द्वारा। ऊपर हमने पढ़ा शैक्षणिक समिति की स्थायी समिति के बारे में बहुत विस्तार से। तो शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति बताएगी कि देना है अथवा नहीं देना है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली है इसमें बात, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसे कुलपति कुलाधिपति के एक नामांकित व्यक्ति और संबंधित संकाय के अधिष्ठाता वाली समिति के समक्ष रखा जाएगा। सबसे पहले उदाहरण के लिए हमने क्या कहा कि जो एकेडमिक काउंसिल है उसके तहत जो स्टैंडिंग कमेटी हमने ऊपर पढ़ी आज, वह तय करेगी, है ना, समिति द्वारा सर्वसम्मति से दिया जा सकता है। तो समिति तय करेगी कि ऑनररी जो वो है डिग्री है वो देना है नहीं देना है। चलो मान लो तय कर लिया देना है, तो फिर क्या, ठीक है। तो इसे कुलपति और कुलाधिपति के एक नामांकित व्यक्ति और संबंधित संकाय के अधिष्ठाता वाली समिति के समक्ष रखा जाएगा, ठीक है। एक ऐसी समिति के सामने अब इस मानद डिग्री को रखा जाएगा। उस समिति में कौन होगा? कुलपति द्वारा नामांकित एक सदस्य होगा, कुलाधिपति द्वारा नामांकित एक सदस्य होगा, और जिस संकाय की डिग्री दी जानी है उस संकाय का कौन होगा? अधिष्ठाता होगा। 3 लोग हो गए समिति में। इस 3 लोगों वाली समिति के उसको क्या है? समक्ष रखा जाएगा। अब है ना, यदि समिति सर्वसम्मति से सिफारिश करती है कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर मानद उपाधि प्रदान की जाए कि वह उनकी राय में ऐसी उपाधि प्राप्त करने के उपयुक्त है, योग्य व्यक्ति, तो उसकी सिफारिश शैक्षणिक परिषद के समक्ष रखी जाएगी वापस से, कि इस समिति को यदि लगता है
इस 3 सदस्यों वाली जो समिति को लगता है कि उसको उपाधि दी जाए, वह योग्य व्यक्ति है, तो इसकी सिफारिश को किसके सामने रखा जाएगा? एकेडमिक काउंसिल के सामने रखा जाएगा। ठीक है, शैक्षणिक परिषद के सामने रखा जाएगा। शैक्षणिक परिषद अनुमोदन पर यह कार्य परिषद के समक्ष रखी जाएगी। अब मान लो उदाहरण के लिए, है ना, पूरी प्रोसेस यहाँ पे समझ लेना। एकेडमिक काउंसिल के तहत एक स्टैंडिंग कमेटी जो हमने गठित की थी, वह क्या करती है? सर्वसम्मति से निर्णय लेती है। अब यदि उन्होंने निर्णय ले लिया है तो फिर एक समिति बनाई जाएगी जिसमें एक सदस्य कुलपति द्वारा नामांकित होगा, एक कुलाधिपति द्वारा नामांकित होगा, और एक जो सदस्य होगा वो संबंधित संकाय का, जिस संकाय की डिग्री दी जानी है उस संकाय का क्या होगा? डीन होगा। यह समिति यदि मानती है कि उसको दिया जाना चाहिए, योग्य है, तो इसकी सिफारिश को किसको भेजा जाएगा? एकेडमिक काउंसिल को भेजा जाएगा। यदि एकेडमिक काउंसिल को लगता है, यदि एकेडमिक काउंसिल को लगता है कि आया हुआ सुझाव बहुत सही है, देन वह क्या करेगी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, किसको? कार्यकारी परिषद को क्या करेगी? कार्य परिषद को क्या करेगी? वह सुझाव पहुंचा देगी, प्रस्तावित कर देगी, अनुमोदित कर देगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है? मानद उपाधि देने की है। ठीक है, क्या है? मानद उपाधि देने की है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला, अप्रूवल एंड कंफर्मेशन की, यदि कार्य परिषद के कम से कम 2/3 सदस्य, कार्य परिषद के कम से कम 2/3 सदस्य सिफारिश करते हैं, और जब उनकी सिफारिश को सभा की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित किया जाता है। हमने कहा ना कि भाई एकेडमिक काउंसिल ने किसको भेज दिया था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भेज दिया, कार्यकारी परिषद को। अब कार्यकारी परिषद भी तो निर्णय लेगी ना, तो कार्यकारी परिषद कैसे निर्णय लेती है? 2/3 से निर्णय लेती है। कैसे? 2/3 से निर्णय लेती है। यदि 2/3 से उसने निर्णय ले लिया है, देन क्या कर दो? डिग्री प्रदान कर दो, है ना। यदि 2/3 से निर्णय ले लिया है, देन क्या कर दो? कुल डिग्री प्रदान कर दो। किसकी अनुशंसा, किसकी सिफारिश पर? कुलाधिपति की सिफारिश पर। अंतिम सिफारिश किसकी आएगी? कुलाधिपति की। ठीक है, वो ध्यान में रखना है। चलो, अगला आता है कुलाधिपति ऑनरी डिग्री में ही अगला, कि आपातकालीन प्रावधान क्या है इसको लेकर के, कि तात्कालिकता के मामलों में कुलाधिपति कार्यकारी परिषद की सिफारिश पर कार्य कर सकते हैं ना, कि कुछ आपातकालीन परिस्थिति बनती, भाई अर्जेंट हो जाता है, इसको माना डिग्री आज ही देनी है ना, तो उस परिस्थिति में क्या करें? तो उस परिस्थिति में सिंपल सा कुलाधिपति या गवर्नर कार्य परिषद की सिफारिश पे काम करेंगे, है ना, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रिकमेंडेशन आएगा उसको तुरंत क्या कर लिया जाएगा? मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे वापस एक परंतु जोड़ दिया गया है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। आखिरी में आता है परिनियम क्रमांक 15, स्नातकों का पंजीकरण। जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं उनका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जो कि धारा 46 से संबंधित है। धारा 46 के तहत पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर में पंजीकरण के पात्र व्यक्ति परिशिष्ट में दिए गए फॉर्म ए में विश्वविद्यालय के कुल सचिव को आवेदन करेंगे। जब आप परिनियम ओपन करेंगे, क्या करेंगे आप? जब यहाँ पे है नहीं, ठीक है, चलो हटाते हैं ना, अभी यहाँ पे हमारे उसमें है नहीं। ठीक है, आप सर्च कर लेंगे परिनियम, देखो ठीक है, कौन सा था? 15 था ना, ये रहा। ठीक है, हम 15 की बात कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ग्रेजुएट्स, है ना, उनका क्या है? पंजीकरण है ग्रेजुएट्स का। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपका फॉर्म ए, हमने वहां पे उसको नहीं लगाया है, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या है? फॉर्म एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ग्रेजुएट्स। ग्रेजुएट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए, ग्रेजुएट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए ये क्या है? आवेदन पत्र है, जिसका नाम क्या है? फॉर्म ए नाम है। नाम क्या है उसका? फॉर्म ए नाम, इसकी बात हो रही थी वहां पर। ठीक है, तो धारा 46 के तहत पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर में पंजीकरण के पात्र व्यक्ति परिशिष्ट में दिए गए फॉर्म ए, है ना, ये क्या है? परिशिष्ट है, ये लिखा हुआ अपेंडिक्स ए, है ना, परिशिष्ट कहते हैं अपेंडिक्स को हिंदी में। ठीक है, तो परिशिष्ट में दिए गए फॉर्म ए में विश्वविद्यालय के कुल सचिव को आवेदन करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। किसको आवेदन कर रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए हम किसको आवेदन करते हैं? कुल सचिव को। लिखा हुआ है द रजिस्ट्रार। किसको आवेदन करते हैं? द रजिस्ट्रार। कुल सचिव को आवेदन करते हैं कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन क्या है? किया जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। स्नातकों को 3 वर्ष की अवधि के लिए 500 रुपए के शुल्क के भुगतान पर, है ना, कितने वर्ष का रजिस्ट्रेशन होगा? 3 वर्ष का रजिस्ट्रेशन होगा। कितनी फीस लगती है? 500 रुपया फीस लगती है। कितनी फीस लगती है? 500 रुपया फीस लगती है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। 500 रुपए के शुल्क के भुगतान पर या विश्वविद्यालय द्वारा समय समय निर्धारित शुल्क पर सदस्यों के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। कितने रुपए की फीस पर? 500 रुपए की फीस पर किया जाता है। 500 रुपए की फीस फिक्स है? नहीं फिक्स है, समय समय विश्वविद्यालय चेंज कर सकता है उसको लेकर उसको। ठीक है, आवेदन की समय सीमा क्या है?
तो पंजीकरण के लिए आवेदन वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है। एक वर्ष में, एक वर्ष का मतलब 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून के बीच में कभी भी आवेदन किया जा सकता है, बशर्ते कि केवल वे स्नातक जो सभा की सदस्यता के लिए पंजीकृत स्नातकों के चुनाव की तारीख से 90 दिन पहले विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातक के रूप में पंजीकृत हैं, ऐसे चुनाव मतदान करने के पात्र होंगे, है ना। एक शर्त लगा दी गई, क्या शर्त लगा दी गई कि वे स्नातक जो सभा की सदस्यता के लिए पंजीकृत स्नातकों की चुनाव की तारीख से 90 दिन पहले विश्वविद्यालय में आ गए थे। भाई सभा के सदस्य बनने के लिए भी क्या किया गया था, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था। यदि आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आपको 90 दिन पहले, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के 90 दिन पहले आपको विश्वविद्यालय में पहुंच जाना चाहिए, है ना। उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक। तो ये ध्यान में रखेंगे। क्या कुछ इसमें वो रखा गया है, अर्हता और साक्ष्य रखा गया है। तो पंजीकृत स्नातकों के लिए रजिस्टर में नामांकन के उद्देश्य से, है ना, पहला क्या है कि 3 वर्ष की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस पर आवेदक की डिग्री पर कुलपति या विश्वविद्यालय के अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भाई अब वापस से कि 3 वर्ष कब से गिना जाएगा, तो 3 वर्ष की गणना, 3 वर्ष का कार्यकाल था ना इनका, ठीक है। तो 3 वर्ष की रजिस्ट्रेशन हो रहा था, कितने समय का, 3 वर्ष के लिए हो रहा था। तो 3 वर्ष की गणना कहां से चालू करेंगे, तो 3 वर्ष की गणना उस तारीख से चालू की जाएगी जिस पर, है ना, आवेदक की डिग्री पर, आवेदक की जो डिग्री रहती है उसमें कुलपति या विश्वविद्यालय के अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों। या तो कुलपति हस्ताक्षर करता है या रजिस्ट्रार हस्ताक्षर करता है, बस, ठीक है। तो हस्ताक्षर जिस तारीख को किया गया होगा डिग्री में, उस तारीख से 3 वर्ष की गणना चालू होती है। फिर तुम रजिस्ट्रेशन कभी भी कराओ, एनरोलमेंट तुम उसमें अपना पंजीकरण कभी भी कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गणना तो उसी तारीख से चालू हो गई है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है एक बात। तो दूसरा कि स्नातक होने के समर्थन में आवेदक द्वारा निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे कि आप स्नातक हैं या नहीं है, क्या क्या प्रस्तुत कर सकते हैं। एक कि जो ऊपर ही लिखा हुआ था वही कि उनकी डिग्री या उसकी एक प्रति जो राजपत्रित अधिकारी या प्रोफेसर या कॉलेज के प्रचार द्वारा क्या है विधिवत सत्यापित की गई हो, ठीक है। तो उसको क्या किया गया, अटेस्ट किया गया हो। किसके द्वारा अटेस्ट किया गया, जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ना, इन नामों के द्वारा क्या किया गया हो, अटेस्ट किया गया हो, किसको, डिग्री को, एक। दूसरा, डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के कुलसचिव का एक प्रमाण पत्र कि उन्हें डिग्री प्रदान की गई है। सिर्फ डिग्री ही साक्ष्य नहीं है, डिग्री के साथ एक प्रमाण पत्र भी चाहिए, जो कौन जारी करेगा, रजिस्ट्रार जारी करेगा। तीसरा कि विश्वविद्यालय का कैलेंडर या अन्य अधिकृत प्रकाशन जिसमें आपका नाम दर्ज हो। तीसरा, चौथा क्या था, कुल सचिव की संतुष्टि के लिए कोई अन्य साक्ष्य जो कुल सचिव स्वयं बताएंगे कि ये साक्ष्य हो सकता है, वो भी आप ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है कि निवास के समर्थन में लिखित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे कि आप, है ना, आप निवास के संबंध में क्या क्या साक्ष्य दे सकते हैं ना, रेजिडेंस के संबंध में। एक क्या है कि निम्नलिखित में से एक प्रमाण पत्र कौन सा, कि विश्वविद्यालय का एक वैधानिक अधिकारी होने का प्रमाण पत्र दे सकते हैं आप, या फिर विश्वविद्यालय के एक कॉलेज के प्राचार्य होने का प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर या रीडर होने का प्रमाण पत्र, मजिस्ट्रेट होने का प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश राज्य केंद्र सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी होने का प्रमाण पत्र, है ना। इनमें से कोई भी आप प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है, जो भी संतोषजनक माना जाएगा। फिर आता है एंट्री इन रजिस्टर कि यदि आवेदक विधिवत योग्य है और उसने नामांकन शुल्क या का भुगतान कर दिया है तो उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। अब आप हर योग्यता को फुलफिल कर रहे हैं, 500 रुपया भी दे दिए हैं, देन आपकी एंट्री रजिस्टर में कर दी जाएगी, ठीक है। रजिस्टर का मेंटेनेंस को लेकर के क्या है कि कुल सचिव अपने कार्यालय में पंजीकृत स्नातकों का रजिस्टर बनाए रखेंगे। पंजीकृत स्नातकों का रजिस्टर किसके पास होता है, कुल सचिव के पास होता है। अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आवेदन भी किसको कर रहे हैं, कुल सचिव को ही कर रहे थे, ठीक है, ऊपर हमने फॉर्म में देखा था, ठीक है। तो इसको आपको देखना रहेगा, जिसमें उनके नाम, पते, निवास स्थान, जिला, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय से निवास स्थान की दूरी आदि आदि चीजों की चर्चा की जाएगी। रजिस्टर में क्या दर्ज होगा, ये सब चीजें रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा क्या था, पते में परिवर्तन आप करवा सकते हैं, विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ये पॉइंट हमारे बहुत ज्यादा काम के नहीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आप चाहें तो इसके भी कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी हमारी क्या थी आज की, है ना, उसको लेकर के थी, परिनियम को लेकर के। अभी हमने परिनियम क्रमांक 15 तक देखा है। ये जो परिनियम की पूरी श्रृंखला है ना, ये जो पूरी परिनियम की श्रृंखला 87 पेज की है, इसको हमको पूरा कवर करना है ना। परिनियमों की ये श्रृंखला जो 87 पेज की है, इसको हमको पूरा कवर करना है। इसमें जो आखिरी परिनियम 29 है, वहां तक हमको पहुंचना है। कल की क्लास में इसको कवर करेंगे। आज की क्लास में आप बैंड अप करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आपसे धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।